सीबीआई या इनकम टैक्स का नाम जैसे ही आता है वैसे ही भ्रष्टाचारियों और अपराधियों में खौफ का माहौल बन जाता है। वो बस यही सोचते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए। लेकिन जो भी भ्रष्टाचार करता है, धोखाधड़ी करता है या फिर अपराध करता है, वो कानून की नजरों से नहीं बच सकता और उसे सजा दिलाने का काम होता है इन्हीं एजेंसियों का। ईडी सीबीआई की नजरों से बड़ा अपराधी नहीं बच सकता। ऐसा ही हो रहा है देश में, जहां पर अपराधियों में इस बात का खौफ है कि वो किसी भी तरह से कानून से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनका हिसाब करने के लिए जांच एजेंसियां बैठी हुई हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ईडी सीबीआई का तगड़ा डंडा चल रहा है, जिससे अपराधी सहमे हुए हैं। तो अब किस पर चला है ईडी का चाबुक और किसके पापों का घड़ा फूटा है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा। ईडी ने अलग अलग राज्यों में बोला धावा, किस मामले में चला ईडी सीबीआई का डंडा, अलग अलग ठिकानों से मिले तगड़े सबूत, करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने किया जब्त। अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियों के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए बिना देरी के आपको सब कुछ बताते हैं कि आखिर कहां और किन मामलों में जांच एजेंसियों का चाबुक चला है। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की, जहां पर ईडी ने जबरदस्त डंडा चला रखा है, क्योंकि देहरादून में ईडी के अधिकारी ने गौतम थापर के अवंता समूह की विभिन्न कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में ईडी ने 678 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति को कुर्क किया है, जिसमें से कुछ संपत्तियां उत्तराखंड में भी मौजूद है। अवंता समूह पर ईडी का चला चाबुक तो भ्रष्टाचारियों में भी हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में मौजूदा कंपनी की अलग अलग अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। मामले में पहले ही गौतम थापर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ और लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में अवैध रूप से जुटाई गई संपत्ति को लेकर ईडी की ये बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि गौतम थापर ने अवैध रूप से अचल संपत्ति कमाई थी। दरअसल काफी समय से ही प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर गौतम थापर द्वारा अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति का मामला था, जिस पर तमाम इनपुट मिलने के बाद ईडी ने कागजी कार्यवाही शुरू की थी। इस मामले में न केवल उत्तराखंड बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड भी ईडी ने जुटाया था। अब देहरादून में अवंता ग्रुप की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। दरअसल मामले में बताया जा रहा है कि देहरादून में कई बीघा जमीन गौतम थापर में स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा ली गई थी। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की तरफ से जब जांच की गई तो इस जमीनों के भी दस्तावेज जुटाए गए थे, जिसके बाद तमाम राज्यों में हुई कार्यवाही के साथ देहरादून की जमीन को भी कुर्क करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस मामले में ईडी का जबरदस्त डंडा चला है। छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसी का चाबुक। छत्तीसगढ़ में एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा ने 16 अगस्त को आईएएस अधिकारियों रानू साहू और समीर बिश्नोई के साथ ही राज्य सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ केस दर्ज करके आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 राज्यों में 24 स्थानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया कि एसीबी के कथित कोयला लेवी मामले में मुख्य आरोपी मनीष उपाध्याय को भी दुर्ग जिले से गिरफ्तार किया गया है। साहू, बिश्नोई और चौरसिया राज्य में पिछले कांग्रेस सरकार के दौरान उजागर हुए कथित कोयला लेवी घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद हैं। जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि ये छापे छत्तीसगढ़ में 20 जगहों पर, झारखंड में जमशेदपुर में, राजस्थान में 2 जगहों पर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मारे गए। छत्तीसगढ़ में जिन 20 जगहों पर छापेमारी की गई उनमें कोरबा और गरियाबंद में 1-1, रायगढ़ में 2, महासमुंद में 3, रायपुर में 5 और दुर्ग में 8 जगह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एबीसी ईओडब्ल्यू ने अचल संपत्तियों से संबंधित कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इनसे भारी मात्रा में बेनामी संपत्तियों का होने का पता चला है। वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव से संबंधित कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिनमें संपत्तियों के बारे में जानकारी है। इनकी जाँच की जा रही है। दरअसल 2 जुलाई को राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ 3 नई एफआईआर दर्ज की है। कथित कोयला लेवी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एंगल भी जांच कर रही है ईडी
और ईडी ने ही पिछले साल जुलाई में साहू को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्कालीन उप सचिव चौरसिया को दिसंबर 2022 में और बिश्नोई को अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में है। कोयला लेवी मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत इस साल जनवरी में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में इन तीनों के नाम शामिल है। ये मामला ईडी की तरफ से पेश एक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था। एफआईआर में बताया गया कि वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलिया से जुड़े एक गिरोह की तरफ से राज्य में परिवहन किए जाने वाले प्रत्येक टन कोयले पर 25 रुपए प्रति टन की अवैध लेवी वसूली की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि इस बीच एसीबी ने 16 अगस्त को दुर्ग जिले से कथित कोयला लेवी मामले में एक मुख्य आरोपी मनीष उपाध्याय को गिरफ्तार किया। सट्टेबाजी मामले में गिरफ्तारी। इतना ही नहीं, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के जरिए 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने 16 अगस्त को जारी बयान में बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के जरिए 400 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये कथित तौर पर कुछ चीनी नागरिकों से जुड़ा हुआ है। ये ऐप चीनी नागरिक कुछ भारतीयों के साथ मिलकर चला रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुताबिक फिविन नाम के ऐप से संबंधित इस मामले में धन संशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ईडी ने यह नहीं बताया कि इन लोगों को कब गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने इन चारों को 14 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया। दरअसल ऐप के जरिए बड़ी संख्या में ऑनलाइन गेमर से धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ कोलकाता के कोसीपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में धन शोधन का मामला सामने आया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच में पाया कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद और समर्थन से ये ऐप चला रहे थे। पूंजी योजना चलाने वाली कंपनी पर छापेमारी। इतना ही नहीं, ईडी ने देश भर में पूंजी योजना चलाकर धोखाधड़ी करने वाले एक निवेश वेबसाइट के खिलाफ धन शोधन निरोधक कानून के तहत भी बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने जांच के दौरान 29 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल के बैनर तले चलने वाले पोर्टल के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। धन शोधन का ये मामला भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की शिकायत पर मेघालय पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी की तरफ से दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पर्ल वाइन इंटरनेशनल खुद को अमेरिका की कंपनी होने का दावा करती थी, जो मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस कंपनी ने कई आकर्षक निवेश विकल्प प्रदान किए थे। ईडी ने कहा कि इसने सदस्यता शुल्क के रूप में एक व्यक्ति से न्यूनतम 2,250 रुपए जुटाए। 2018 से मार्च 2023 के बीच भारत में पूंजी योजनाएं चलाई। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि इस अवधि के दौरान कंपनी ने सदस्यता प्राप्त करने और इसके लाभों को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे देश में सेमिनार आयोजित किए। ईडी के मुताबिक 2022 में एक समय पर पर्ल वाइन इंटरनेशनल ने भारत और विदेशों में 80 लाख सदस्यों की सदस्यता का दावा किया था। नीरज कुमार गुप्ता नाम का एक व्यक्ति पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड था। उसने नवंबर 2015 में कंपनी के नाम का डोमेन खरीदा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि गुप्ता ने भारत के साथ साथ थाईलैंड में भी पर्ल वाइन इंटरनेशनल के कई सेमिनार आयोजित किए थे। एजेंसी के अनुसार पर्ल वाइन पोर्टल को परवेश सरोहा ने तैयार किया और इस अपराध में जितना भी रुपए कमाया गया उसे मुख्य रूप से जमीन में निवेश किया गया। ईडी ने कहा कि हाल ही में 29.25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पहले भी सरोहा की 7.82 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। यानी कुल मिलाकर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, जिससे भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। एक जगह नहीं, कई जगहों पर छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि अगला नंबर किसका होने वाला है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।